हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। ये वीडियो पार्ट 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद का, ठीक है, जो कि हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देखा था। जो स्टूडेंट पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो यार देख लो, ठीक है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना है, ठीक है। तो ये जो है क्लास 10th हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का है, जिसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने कहां तक डिस्कस किया था, जैसे कि आपको पता होगा कि इस चैनल के द्वारा जो है सिर्फ एनसीईआरटी का स्टडी ही कराई जा रही है। तो देखिए, जैसे कि स्क्रीन पर ये है आपका एनसीईआरटी का बुक, हिस्ट्री का जो है हमारा इतिहास की दुनिया भाग 2 क्लास 10th। तो मैंने पार्ट 1 वीडियो में जो डिस्कस किया था समाजवाद एवं साम्यवाद को खोलते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था पार्ट 1 वीडियो में। तो यहाँ पर जैसे देखिए, पार्ट 1 वीडियो में मैंने ये 4 क्वेश्चन डिस्कस किया था, 5 क्वेश्चन था ना। ये 5 क्वेश्चन हम लोग जो है पार्ट 1 वीडियो में देखा था। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। पूंजीवाद क्या है, खूनी रविवार क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी। तो ये 5 क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में मैंने देखा था और पार्ट 2 में आपका जो है समाजवाद एवं साम्यवाद कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये वीडियो आप अंत तक देखो। इसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहाँ तक डिस्कस किया था जी, मैंने किया था सर्वहारा वर्ग कंप्लीट एंड रूस से पूर्व रूसी क्रांति से स्थिति कैसी थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाता हूं। ये तो हमारा हो गया है कंप्लीट। पलटता हूं एक पेज और, पलटने के बाद यहां देखिए, ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसे कि बताया था अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु, ये दोनों जो है अभी आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 के बोर्ड एग्जाम में 21 के 20 के जो भी हो 21 के ना, तो ये जो है ना मतलब सब लघु बन गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा 5 क्वेश्चन है। अब जो है ना इसमें जो है 5 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, यानी इनसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछने की संभावना है, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे हम 2 क्वेश्चन छाटे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और आपके लिए गेस भी है। और दीर्घ से भी 2 क्वेश्चन छाटे हैं। कौन कौन, तो वीडियो को अंत तक देखो, ठीक है। तो देखिए हम इसमें पहले डिस्कस करेंगे जी, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का है पहला क्वेश्चन, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था थी कैसे। तो ये है हमारा सवाल एनसीईआरटी बुक में, क्वेश्चन नंबर 3, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो ये 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को छाटा, ठीक है। ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद करो। सिलेबस कम कर देगा, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा इजी याद करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला नंबर सवाल देखिए, हमारा कहता है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना वीडियो को, पार्ट 1 वीडियो को देख लेना है। मैं देख रहा हूं सभी का कमेंट। और हाँ, जब मैं समझाऊंगा तो चैटिंग पे ध्यान नहीं बल्कि पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, समझने पे। ये सोशल साइंस है, अगर आप इसको समझ लीजिएगा, ये कहानी पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इसको समझिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा समझने में। तो इसका जो आंसर है, रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित हैं। यानी ये 2 नंबर का सवाल है, तो कुछ आपको शॉर्ट लिखना है। जितना नंबर का सवाल पूछेगा उतना ही लंबा लिखना है, जितना लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा उतना लॉन्ग आपको आंसर देना है। तो रूसी क्रांति के 2 कारण बोल रहा, 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, और यह हमारा दूसरा नियम है मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो दोनों नियम को देखते हैं। पहले देखते हैं कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन का, ठीक है। तो इसका आंसर है 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही व्यवस्था कायम थी। राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब देखिए यहाँ पर मैं स्टॉप करते हैं और इतना समझाते हैं। यानी पहला जो नियम है जार की निरंकुशता एवं
अयोग्य शासन का। तो 1917 ईस्वी में पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही व्यवस्था कायम थी। यानी कि रूस में जो है 1917 ईस्वी में निरंकुश जारशाही व्यवस्था कायम थी। राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए जो है तैयार नहीं था। जो राजतंत्र जो था वह अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और जार निकोलस द्वितीय जिसके शासन काल में क्रांति हुई, यानी कि जार निकोलस द्वितीय जो है इसी के शासन काल में क्रांति हुआ 1917 ईस्वी में। अब देखिए उसके बाद कहता है कि राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करता था, उसे आम लोगों की सुख दुख कतई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही व्यवस्था बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। तो आई होप कि नहीं समझे होंगे, पीडीएफ दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। देखिए तो 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में जो है पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही अर्थव्यवस्था कायम था, ठीक है, जिसमें कि राजतंत्र अपना जो है विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और जार निकोलस द्वितीय जो है जिसके शासन काल में क्रांति हुआ था, है ना, जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में क्रांति हुआ था और राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास नहीं करता था। ये जो जार निकोलस द्वितीय है वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास नहीं करता था, उसे आम लोगों की सुख दुख कतई चिंता नहीं था। यानी कि जार निकोलस द्वितीय का आम लोगों पर जो है कुछ भी चिंता नहीं था, ना ही सुख का और ना ही दुख का। और उसके बाद जार ने जो अफसरशाही व्यवस्था बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। क्लियर है। अब देखिए दूसरा नियम, मजदूर की दयनीय स्थिति। तो रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उन्हें काम अधिक करना पड़ता था, उनकी मजदूरी काफी कम थी और उसके पास कोई राजनीतिक सुधार नहीं थे, अतः वे तत्कालीन व्यवस्था में असंतुष्ट थे। तो ये नियम काफी शॉर्ट है जिससे कि आप पढ़कर समझ सकते हो मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो मजदूरों की दयनीय स्थिति अगर बोले हम अपने माध्यम में समझाएं तो मतलब जो रूस में जो मजदूरों की स्थिति थी वह बहुत अत्यंत दयनीय थी, है ना, बहुत अत्यंत दयनीय मतलब गरीबी थी, ठीक है। उनके जो है उन्हें काम जो है अधिक करना पड़ता था और उन्हें जो मजदूरी जो है बहुत कम मिलती थी। यही जो है मजदूरों की दयनीय स्थिति थी और उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, मतलब राजनीतिक अधिकार उसको मतलब राजनीतिक अधिकार नहीं था, पावर पॉलिटेक्निक ये सब, ठीक है। तो अतः वे तत्कालीन व्यवस्था में असंतुष्ट थे। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। आंसर देखिए 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में राजतंत्रीय शासन स्थापित थी। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जारशाही शासन निरंकुशता का प्रतीक था। किसानों, मजदूर और सामान्य लोगों का जीवन अत्यंत ही दयनीय थी। अतः 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई, जिसमें सत्ता की बागडोर सर्वहारा के हाथों में आ गई। उत्पादन पर अब पूरे समाज का अधिकार हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक अर्थ यानी सामाजिक व्यवस्था थी। इसको हम समझाते हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो यहाँ पर देखिए 1917 ईस्वी में यानी 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में एक राजतंत्रीय शासन स्थापित थी। रूस के जो जार को जो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जारशाही शासन निरंकुशता का प्रतीक था। वह जो जार का शासन था वह निरंकुशता का प्रतीक था। किसानों, मजदूरों और सामान्य लोगों का जीवन अत्यंत ही दयनीय था। यानी किसान मजदूर और जो जीवन यानी कि किसान मजदूर और जितने भी गरीब सामान्य लोग हैं वह जीवन के लिए अत्यंत ही मजदूर थी, है ना। अतः 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। यानी कि लेनिन के नेतृत्व में ही जो है साम्यवादी क्रांति हुआ था,
जिसमें सत्ता की बागडोर सर्वहारा के हाथों में आ गई। देखिए सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, मैंने पार्ट 1 में समझा था। देखिए एक बार और बताता हूं। सर्वहारा वर्ग उसे कहते हैं जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हो, उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो मतलब सर्वहारा वर्ग मतलब जो है जितने भी आम गरीब किसान थे उसके हाथों में आ गया। ठीक है, सत्ता की बागडोर जो है उसके हाथों में आ गई। उत्पादन पर अब पूरे समाज का अधिकार हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। क्लियर है। तो मैंने जो है इस जो है लघु उत्तरीय प्रश्न से 2 क्वेश्चन छाटा है, इसको याद करना है, बस 2 ही क्वेश्चन। अगर आपको ज्यादा डाउट लगता है तो आप कहीं से भी इसका आंसर निकाल के 5 याद कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से। ठीक है, आइए देखते हैं आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 में से हम 2 क्वेश्चन छाटे इससे भी। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका है इस तरफ। ठीक है, ये पन्ने में क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर सवाल, पहले बुक को मैं दिखाता हूं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर का है, 150 शब्द में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला सवाल है रूसी क्रांति के कारणों का विवेचना करें। नई आर्थिक नीति क्या है? रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। कार्ल मार्क्स के जीवन एवं सिद्धांतों का वर्णन करें और यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। तो ये 5 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछेगा, बल्कि 3 क्वेश्चन छोटा छोटा सवाल पूछता है और लॉन्ग क्वेश्चन तो 3 या 4 2 या पूछता है। ठीक है, तो आपको उतना डीपली तरीके से नहीं पढ़ना है ना, उतना दिमाग पे जोर डाल के नहीं पढ़ना है, बस आराम से। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला नंबर सवाल कहता है कि नई आर्थिक नीति क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स का है। इसका आंसर देखिए, लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई नीति की घोषणा की। लेनिन जो है 1921 ईस्वी में एक नई नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवाद मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें हैं। ठीक है, तो देखिए लेनिन जो है 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छटा, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की और किसने की? तो लेनिन ने किया 1921 ईस्वी में। और मैंने पार्ट 1 वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो आप लोगों ने इसका आंसर दिया था बिल्कुल 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो जिसमें जो है मार्क्सवाद मूल्यों से जो है कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। ठीक है, इसकी नीति घोषणा करने के लिए उससे जो है कुछ हद तक समझौता करना पड़ा और इसका जो है कुछ निम्नलिखित प्रभाव है तो जो कि हम कवर करने वाले हैं। बस 5 प्रभाव है। ठीक है, और छोटा सा डिफिनेशन देना है। 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। ठीक है, काफी हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग, मैं बोला हूं ना, जोर पर मत लीजिएगा इसको, कहानी के डिपेंड पर पढ़िए, नहीं होता है ना। तो ये बुक, इसका प्राइस कितना, मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ। देखिए प्राइस कितना है, 35 रुपया के हैं। और आपके दुकान, आपके महल्ले या राज्य में कहीं भी स्टोर बुक होगा, वहां से खरीद लें। एनसीईआरटी बुक सोशल साइंस का, हाँ ये हिस्ट्री का 35 रुपया रेस है, ज्यादा भारतीय यूनियन का नहीं है जो 100 रुपया प्लस लगेगा। ये एनसीईआरटी का है, 35 रुपया है। आपको जो मिलता है ना डेली 10 रुपया, उसको जमा कीजिए। ठीक है, और इसको खरीद लीजिए और कहानी पढ़िए, समझ में आ जाएगा। कहानी में पूरा डीपली तरीके से बताया गया है, कैसे कैसे स्टालिन के बारे में है, ट्राटस्की के बारे में है जिन्होंने, ओके लेनिन के बारे में। ठीक है, लेनिन के बारे में कहानी पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। चलिए, सब समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर पहला जो है देखते हैं, पहला जो है किसानों के अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। यानी जब लेनिन ने 1921 ईस्वी में आर्थिक नीति की घोषणा किया था और उससे कुछ समझौता करना पड़ा, जब उसको लिया अपने हाथ में, तो यहाँ पर उसी का निम्नलिखित कुछ बात है। ठीक है, तो ये जो है किसान के जो अनाज लेने के स्थान पर जो एक निश्चित कर लगाया गया था, वह बचा हुआ जो अनाज है वह किसान का था और उसका जो है मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, दूसरा नियम जो है हमारा निम्नलिखित है, यानी यद्यपि यह सिद्धांत में कायम रखा गया है कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। यानी कि पूरा जो जमीन है सिद्धांत का, वह कायम रखा गया है कि जमीन जो है वह राज्य का है, लेकिन व्यवहार में जो है जमीन किसान की हो गई। ठीक है,
तीसरा देखिए हमारा कहता है कि 20 कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने पर अधिकार मिल गया है। यानी कि 20 कम कर्मचारियों वाले जो उद्योगों को व्यक्तिगत जो रूप में चलाते थे उसको अधिकार मिल गया, ठीक है। और हमारा फोर्थ है उद्योगों का विकेंद्रीकरण करना। 5 है हमारा विभिन्न स्तरों पर बैंक की स्थापना की गई। और यहाँ पर 6 है विदेशी पूंजी को भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। तो ये काफी शॉर्ट सा आंसर है, बस 5 नंबर का सवाल है। ये 6 तक आपको याद करना है। इसका जो निम्नलिखित प्रमुख बातें हैं लेनिन के बारे में, यानी कि नई आर्थिक, लेनिन जो है नई आर्थिक की नीति, लेनिन तो बहुत सारा नीति किया, बहुत सारा जंग लड़ा, ये कहानी पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ नई आर्थिक के बारे में आपको लिखना है, लेनिन ने क्या क्या किया नई आर्थिक में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन मैंने देख लिया, नई आर्थिक नीति। अब देखते हैं हम लोग इनमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत को वर्णन करें। बोर्ड एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स का है, काफी स्टूडेंट्स को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो आज समझेंगे हम 4 नंबर सवाल एनसीईआरटी बुक में, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन करें। तो देखिए इसका आंसर कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव भी छाटेंगे जो आपको याद हो। तो देखिए कार्ल मार्क्स की पैदाइश 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो जर्मनी में राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ कार्ल मार्क्स का जन्म। उनके पिता जो है हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। अब देखिए उनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स, ठीक है। और वह एक प्रसिद्ध वकील थे और जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। यानी वह पहले जो है इसके पिता, कार्ल मार्क्स के पिता जो है हेनरिक मार्क्स का एक प्रसिद्ध वकील थे। वह पहले क्या थे? पहले वो जो थे यहूदी थे, लेकिन आगे चलकर जो है वह ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए। यानी कि पहले जो है कार्ल मार्क्स जो है वह बोन विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और वहां की विधि शिक्षा जो है ग्रहण करने के बाद वह 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय में चले आए, जहां उनके जीवन को नया मोड़ मिला और कार्ल मार्क्स हीगल से प्रभावित था और 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र हेनी से विवाह किया, ठीक है। 1843 ईस्वी में उनके बचपन का मित्र हेनी, उनसे विवाह किया और कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंजेल्स हुई, ठीक है। फ्रेडरिक एंजेल्स से हुई 1844 ईस्वी में। उसके फ्रेंड थे कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स के वह फ्रेंड थे, ठीक है। पेरिस में 1844 ईस्वी में जो है फ्रेडरिक एंजेल्स हुई, यानी कि उससे मुलाकात हुई, जिनसे जीवन भर उनकी गहरी मित्र बनी रही, ठीक है। उनके फ्रेंड थे जिसका नाम है फ्रेडरिक एंजेल्स। कार्ल मार्क्स ने एंजेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किया। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किसने किया? कार्ल मार्क्स और एंजेल्स मिलकर, दोनों मिलकर ने किया, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कहता है, 1848 ईस्वी में जो है एक साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किया। यानी कि कार्ल मार्क्स ने एंजेल्स के साथ मिलकर, ये दोनों जो है दोनों मिलकर 1848 ईस्वी में जो है साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाज का जनक कहा जाता है। उपर्युक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, ठीक है। वह जो है कार्ल मार्क्स जो है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया और मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक की पुस्तक की रचना की। अब देखिए दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने किया। कब किया? 1867 ईस्वी में किया, ठीक है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 बिल्कुल राइट है। तो 1867 ईस्वी में जो है दास कैपिटल की रचना किया था कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद है
उसकी रचना की, जिसे साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है जी? तो है जो है दास कैपिटल यानी कि कार्ल मार्क्स ही शायद होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको डीपली समझ में आया ना कार्ल मार्क्स के बारे में? कार्ल मार्क्स के जीवनी मतलब उसका जो जीवन भर क्या चला नहीं चला वो लिखना है, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके पिता का नाम, ये तो कहानी है, मुझे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको समझ में आया ही नहीं। यस कमेंट करो यार, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ। काफी देर से आप लोग चैटिंग करो आपस में। पढ़ो ठीक है, मन लगा के पढ़ो, काम देगा आगे। चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत 5 सिद्धांत है, ठीक है। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिक व्यवस्था व्याख्या, और चौथा है कि मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। तो ये कार्ल मार्क्स का 5 सिद्धांत है, ठीक है। तो आई होप कि आपको लगा होगा वीडियो पसंद और कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में समझ में आया होगा। एक बार और समझाऊं क्या? चलो सब लोग कमेंट करना, एक बार और समझाऊं कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में? यस कमेंट करना। ओके, काफी वक्त है। चलिए तो ओके मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांत। जीवनी मतलब उसका जीवन का पूरा चरित्र बताना है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं क्या? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1848 ईस्वी में जर्मनी में राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। अगर जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, किस स्टूडेंट का नाम लूं? चलो यहाँ पर मोहन का ले लेता हूँ, ठीक है। अब चाहे वो लैब में हो चाहे ना हो, मोहन का लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मोहन का अगर परिचय या जीवन का सिद्धांत पूछूंगा तो वह अपना पहले पैदाइश का नाम बोलेगा, कहाँ पैदा हुआ वो बोलेगा, कब मरा और उसके पिता का नाम क्या था, ये सब बोलेगा। तो जीवनी सिद्धांत वही हुआ, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 ईस्वी में जर्मन राइन राज्य टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था और वह एक प्रसिद्ध वकील थे। प्रसिद्ध मतलब बोले तो एक वायरल यानी कि प्रसिद्ध अच्छा वकील थे, ठीक है, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म में ग्रहण कर लिया। और पहले कौन से धर्म में था? तो पहले यहूदी धर्म में था, ठीक है। आगे चलकर वह ईसाई धर्म में ग्रहण किया। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि शिक्षा ग्रहण कर रहा, ठीक है। मतलब कार्ल मार्क्स जो थे पहले बोन विश्वविद्यालय में पहले पढ़ते थे, ठीक है। और वहां पढ़ने के बाद वह 1836 ईस्वी में बर्लिन आ गया था। तो बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गया था, जहां उनकी जीवन का एक नया मोड़ मिला और वहां दोस्त मिला, फ्रेंड मिला। उसके बाद कार्ल मार्क्स हीगल से प्रभावित था और 1843 ईस्वी में जो है अपने बचपन के फ्रेंड यानी अपने बचपन के मित्र हेनी के साथ विवाह कर लिया, है ना। तो उसके बाद कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में जो है अपने फ्रेंड से हुआ, जिसका नाम था फ्रेडरिक एंजेल्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया यानी कि ये दोनों क्या किया उसके बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप बता सकते हो कार्ल मार्क्स और एंजेल्स दोनों मिलकर किस पत्रिका का संपादन किया? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाश यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किया। क्लियर है? कब किया? 1848 ईस्वी में किया। कौन कौन मिलकर? तो कार्ल मार्क्स और एंजेल्स दोनों साथ मिलकर, ठीक है, जिसे आधुनिक समाज का जनक कहा जाता है। उपर्युक्त घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स जो है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। और कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में जो है दास कैपिटल नामक की पुस्तक की रचना की और जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। मैंने एक क्वेश्चन नहीं बताया हूं, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु। तो देखिए कार्ल मार्क्स की मृत्यु जो है 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1881 ईस्वी में। और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, प्रूफ दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग कुछ अट्रैक्टिव हो, ठीक है। 1841 से वेट 2 मिनट। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1881 ईस्वी में हुआ, ठीक है। यहूदी परिवार में 1848 में वो पैदा हुए हैं और 1800 जो है 81 में उनकी मृत्यु हो गई थी।
तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1881 में नहीं होगा, 1881 नहीं होगा। देख लेता हूँ 4 का, नहीं देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने बुक देता हूँ, रखता हूँ, ठीक है, बुक रखता हूँ ताकि आप देखो, बड़ा कर दिए, ठीक है। देखिए कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स की मृत्यु, तो यहाँ पर 4 नंबर सवाल है, मिलान करने वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 का क्या है, गा है, यानी कि 1883। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 होगा, ठीक है। मैं 1881 बोला था, गलत हूँ, ठीक है, 1883 होगा। तो देखिए कार्ल मार्क्स की पैदाइश जो कि 1848 ईस्वी में हुआ, 18 ईस्वी में हुआ था, और उसकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। तो ये चैप्टर अब समाप्त हो गया है। और मैंने जैसे कि इसको हटाऊंगा पहले, और लाइव में रहना आप लोग, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है आपका साम्यवाद एवं 2 मिनट, ये चैप्टर है ना समाजवाद एवं साम्यवाद, ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये बुक को ले लीजिए और इसको पढ़िए, रॉबर्ट ओवेन के बारे में पढ़िए, और कार्ल मार्क्स के बारे में देखिए। पूरा कार्ल मार्क्स का सिद्धांत देखो बुक में भी दिया हुआ है, अभी पढ़े हम लोग। द्वंद्वात्मक भौतिक का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवादी, सब जो है ना आंसर मैं बुक से ही छाटा हूँ, जिससे कि आप पढ़ सके, ठीक है। सब बुक में दिया हुआ, बुक को एक बार कहानी को पढ़ लो यार, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, कसम से कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो पूरा पढ़ो, समझ में आ जाएगा। कार्ल मार्क्स के बारे में तो मैंने अभी बहुत कम बताया, जो कि आपको आगे बहुत ही आगे पता चलने वाला। देखिए मैंने यहाँ से आंसर छाटा हूँ, कार्ल मार्क्स का जीवनी देखिए, है ना। 1844 फ्रेडरिक से हुई उनकी मुलाकात, जो कि यहाँ पर देखिए 1867 ईस्वी में जो है दास कैपिटल नामक की पुस्तक की रचना की, जिसे हम समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। तो मैंने यही से आंसर छाटा हूँ, जिसको आपको याद करना है। और मैंने एक बात और बोला था कि ये जो है ना, ये जो आप लोग बुक मतलब आपका जो गाइड उड है इसको हटाते हैं, ठीक है। आपका चैप्टर खत्म हो गया है। पहले मैं इसका जो है ना, इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूंगा, और बहुत ही जल्द एप्लीकेशन तैयार होने वाला है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब बनेगा, ठीक है। बनने वाला है, 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा, तो इसमें दे दूंगा। इसमें पूरा एप्लीकेशन में आपको पूरा हिंदी नोट्स मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप लोग उसे इंस्टॉल करना ना भूलें। चलिए, तो मैं आप लोगों को बताने वाला क्या था कि ये तो चैप्टर खत्म हुआ हो गया है कार्ल मार्क्स का पूरा, साम्यवाद एवं लेसन 2 हिस्ट्री का। तो अब जो है ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो ये एनसीईआरटी का जो हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद का जो चैप्टर है, उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 है, ठीक है। और आप जैसे बीबीडी गाइड ले लीजिए, ब्रिलियंट ले लीजिए, जो भी गाइड देखते हैं, तो उसमें कितना 20-30 क्वेश्चन रहता है। लेकिन देखिए वह क्वेश्चन पूरा फेक है, ठीक है। देखिए जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव देता है उसी से पूछता है, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं मोड़ता हूं, देखिए दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर पूरा क्लियर से। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1 से लेकर शुरू है यहाँ पर 7 तक, 7 से यहाँ तक है हमारा 10 तक, 10 के बाद यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान को पूर्ति करें। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं इसी बुक को लाऊंगा और इसी बुक में ये 10 क्वेश्चन को टिक लगाऊंगा, और आई होप कि आपको याद होगा। लेकिन वीडियो देखना यार, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन करना आपके लिए परफेक्ट बनता है यार। वीडियो काफी लॉन्ग बन चुका है, यानी कि काफी आप लोग जो है ना बोरिंग हो गए होंगे। तो वीडियो को अंत करें। अब एक हिट लाइक कर देना। वीडियो काफी मेहनत लगी है बनाने में यार, बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए जो है ना ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के सिवा कुछ नहीं है। खून जाता है ना, इससे खून जाती है। ओके बहुत अच्छा, आप लोग लाइक करो। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में भेज देता हूँ। ओके बहुत अच्छा, वेरी गुड। सब लोग कमेंट आ रहा है। आप लोग देखिए ना, चैटिंग जो करते हैं ना, तो मतलब पढ़ने के समय चैटिंग करते डिस्टर्ब होती है मुझे, इसलिए मैं चैटिंग को भी बंद कर देता हूँ जब भी सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ। कभी कभी तो मैं रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर देता हूँ, लेकिन जब मैं लाइव आता हूँ ना, तो चैटिंग को बंद कर देता हूँ, जिससे कि सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आऊंगा तब आप चैटिंग करो ना, ठीक है। और कल शाम में काफ़ी कल परसों तरसों जो है ना, काफ़ी स्टूडेंट जो है गंदे बात कर रहे थे, तो उसको ब्लॉक कर दूंगा। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ने वाला चैनल है, पढ़िए। और नहीं तो अगर आपको गाली वगैरह देना है तो आप दूसरा चैनल खोजिए, यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल ऐसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डेट्स ऑल, बेस्ट लक स्टूडेंट।